ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि मैटर को हमने स्टार्ट किया था, मैटर से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो किन 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 चीज़ों को हम मैटर कह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि ये मैटर है, एक्चुअल में वो मैटर नहीं है। ठीक है, उसकी एग्जांपल पे हमने देखी थी। उसी तरह से फिर हमने ये भी देखा था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जब मैटर को कन्वर्ट करना होगा उसकी डिफरेंट प्रोसेस वो हमने देखी, या उसके डिफरेंट मेथड्स वो भी हमने कल डिस्कस किए थे। उसी तरह से हमने देखा था कि मैटर की स्टेट, कितनी स्टेट्स होते हैं मैटर की, 5 स्टेट्स, उनको भी हमने एक एक करके उनको भी डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली कल का जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए वो अपलोड नहीं किया। तकरीबन 8-9 GB का वो बना था, अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन आज के वीडियो को, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसकी टाइम ड्यूरेशन वो कम रखेंगे ताकि ये अपलोड हो जाए। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको बोला था, जहां पे हमने स्टार्ट भी किया था, स्टॉप किया था, मैं आपको बोल रहा था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कन्वर्शन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। अगर कोई चीज, अगर कोई सब्सटेंस वो सॉलिड में है उसको हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई चीज वो लिक्विड में है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस वो हमने देखी थी, मेल्टिंग हमने देखा था, इसी तरह से इवापोरेशन हमने देखी थी। या अगर हमें लिक्विड को वापस से कन्वर्ट करना होगा किसमें, सॉलिड में, उसके लिए हमने देखा था कि सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। इसी तरह से अगर गैस को वापस से कन्वर्ट करना होगा किसमें, लिक्विड में, उसके लिए हमने प्रोसेस जो देखी थी वो हमने देखी थी कंडेंसेशन। इसी तरह डायरेक्टली अगर कोई सॉलिड है जिसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसियस फॉर्म में। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, मैंने आपको कल भी एग्जांपल्स उनकी दी थी कि जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उनकी एग्जांपल्स मैंने 2-4 एग्जांपल्स आपको कल दी थी, वो सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये देखना है कि गैस को जब हम कल देख रहे थे, ये देखिए ये गैस है, गैस को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा, गैस को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, वापस से हम देख रहे थे, कल तक हमने देखा था कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड से लिक्विड अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होगा उसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। दोनों प्रोसेस में, चाहे मुझे मेल्टिंग करनी होगी, चाहे मुझे क्या करना, इवापोरेशन करनी होगी, मैं कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। उससे क्या होता, उस मतलब वो सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। एक्चुअली मुझे आज क्या समझाना है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ। अगर मुझे अब गैस से वापस कन्वर्ट करना होगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि एनर्जी कम करनी पड़ेगी, यानी कंडेंसेशन करनी पड़ेगी। कंडेंसेशन करने से क्या होगा, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, किसमें, वाटर में कन्वर्ट, या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारे पास एक मेथड। कौन सा मेथड, कंडेंसेशन। कौन सा मेथड, कंडेंसेशन। लेकिन अब दूसरा मेथड हमारे पास है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इन गैसियस मॉलिक्यूल्स को, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे आपको इजीली ये अंडरस्टैंड होगा कि हम कैसे, हम दूसरे मेथड से, एक मेथड जो हमने कल एक्सप्लेन किया था वो था कंडेंसेशन, लेकिन दूसरा मेथड जो यहाँ पे आपको समझना है, जिसे मैं आज डिस्कस करूंगा, वो है, देखिए यहाँ पे लिक्विफिकेशन। क्या है, लिक्विफिकेशन। गैसेस को जब हम लिक्विफाई करते हैं उनको क्या होता है, उनपे उसका जो इफेक्ट होता है, लिक्विफाई करने का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, सपोज किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल, उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उन पे एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यूजुअली अगर इस सिचुएशन में, ये आप देखिए, यह है कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। ठीक है, तो कंडीशन ए में आप देखोगे, सिंपली हमने कंटेनर में गैस लिया, कंटेनर को किससे फिल किया, गैस से फिल किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो कंटेनर है इस पे हमने पिस्टन फिक्स किया। क्या किया, पिस्टन फिक्स किया। क्यों हमने पिस्टन फिक्स किया, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल कंडीशन, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इस पे जो प्रेशर जो इस पे अभी अप्लाई हो रहा है वो कौन सा प्रेशर है, वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, यानी हम इस पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या किया, इसी सिस्टम को ना हम इसमें गैस इंक्रीज करेंगे ना हम इसमें गैस डिक्रीज करेंगे। गैस जितना हमने इस पे डाला था, जितना हमने इसमें गैस फिलअप किया था, गैस उतना ही रहेगा, गैस उतना ही रहेगा। लेकिन हम चेंज किसको कर रहे हैं, हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, प्रेशर का। अभी तक जिन कंडीशन में ये था वहां पे इस पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब हमने कंडीशन चेंज की, अब हमने कंडीशन चेंज की विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन, विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन, जो किस पे फिट किया हुआ है, जो इस कंटेनर में फिट किया हुआ है। इस पिस्टन के थ्रू, इस पिस्टन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पे प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यानी जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे, डाउनवर्ड्स प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है जो अभी तक नॉर्मल कंडीशन में यानी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस पे ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर थे, आपस में दूर दूर थे। लेकिन जब मैंने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर इंक्रीज किया, ये गैस मॉलिक्यूल जो अभी तक आपस में दूर दूर थे, अब ये थोड़ा क्लोज आने लगे, अब ये थोड़ा क्लोज आने लगे। उसके बाद फिर से मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा क्या होगा, फिर से प्रेशर इंक्रीज करता रहूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस प्रेशर पे मैं इतना प्रेशर इंक्रीज करूं, इतना प्रेशराइज करूं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये इतने कंडेंस हो जाएंगे, ये इतने क्लोज आ जाएंगे आपस में, ये लिक्विफाई हो जाएंगे। यानी पहले ये गैसेस मॉलिक्यूल्स थे जब नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कंडीशन में, जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया, एक टाइम ऐसा आएगा जब यही गैसियस मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने कंपैक्ट हो जाएंगे कि ये लिक्विफाई हो जाएंगे। कल मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बोली थी कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है दे आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को हम उतना कंप्रेस नहीं कर सके। ये मेरे हाथ में पेन है, इसको मैं कंप्रेस नहीं, कितना भी फोर्स इस पे डालूं ये कंप्रेस नहीं होगा। अब देखिए लिक्विड जो वो थोड़ा बहुत मॉडरेटली वो क्या होते हैं, कंप्रेसेबल, उनको थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो हाईली कंप्रेसेबल होते हैं। इसीलिए हम इन गैसियस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके उतना कंप्रेस कर सकते हैं कि ये लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यही मुझे आपको समझाना था कि कल जो हमने प्रोसेस देखी वो थी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में हमने क्या किया, उसमें हमने हीट एनर्जी को कम किया, यानी टेंपरेचर जब डाउन हो जाता है तो कंडेंसेशन हो जाती है। उसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी थी वेपराइजेशन। क्या दी थी, वेपराइजेशन से क्या होता है, ये जो सराउंडिंग में जो हमारी वाटर बॉडीज होती है उनसे जब वेपराइजेशन होती है, वेपराइजेशन से क्या होता है, वहां से वाटर वेपर्स वो ऊपर चले जाता है, वहां पे फिर उनके कंडेंसेशन होते हैं। क्या होती है, कंडेंसेशन होने के बाद फिर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में, विच कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, ये हमने कल देखा था। तो लेकिन दूसरा मेथड जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा, गैस को प्रेशराइज करना है। क्यों ऐसा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ड्यू टू दिस compressibility we can liquefy the gases। अभी तक इस गैसियस मॉलिक्यूल इसने कंटेनर में इतनी स्पेस ली थी, प्रेशर को इंक्रीज कीजिए पिस्टन से, इतनी स्पेस लेगा, और ज्यादा जब कंप्रेस करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा अल्टीमेटली जब ये सिर्फ इतनी स्पेस लेके लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा एलपीजी, क्या देखा है, एलपीजी, या आपने सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो यूजुअली हमारे घरों में कुकिंग के लिए यूज होता है, वो भी लिक्विफाइड होता है। क्या होता है, लिक्विफाइड, यानी कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। या आपने सुना होगा सीएनजी, क्या सुना होगा, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जो गाड़ियों में यूज करते हैं, वो भी किस फॉर्म में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट। किससे करते हैं लिक्विफिकेशन, किससे करते हैं, क्या करना पड़ता है, प्रेशर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, उससे क्या होता है, लिक्विफिकेशन होती है। लेकिन एक और पॉइंट इसके रिलेटेड यहाँ पे ये है कि देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि ये जो सॉलिड्स है ये क्लोजली कॉम्पैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली जब ये कॉम्पैक्टेड होते हैं कि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा।
सॉलिड जो होते हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो कम होती है, क्या होती है, कम। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गैसेस में हमने देखा था कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम, बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस लिक्विफिकेशन में क्या होता है, ये देखिए, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये गैसियस मॉलिक्यूल, इनमें आपस की जो स्पेस है, दो मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब मैं इनको कंप्रेस करता हूं, जब मैं इनको कंप्रेस करता हूं, इनकी जो स्पेस है ये थोड़ा कम हो जाती है, क्या होती है, कम, थोड़ा कम होती है। सपोज ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल, अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूं, क्या करूं, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, अभी ये इतने दूर थे, अब थोड़ा इनको क्लोज लाने की कोशिश जब मैं करूंगा, प्रेशर इन पे अप्लाई करूं, ये थोड़ा क्लोज आएंगे, क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। ठीक है, तो होता है क्या, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे यही होता है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं वो स्पेस कम 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 बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपस में ये दूर दूर है। लेकिन जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्लोज 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 हो जाते हैं, उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे। जब बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे आपस में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में। ये था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। लेकिन इसको हम आज यानी डिस्कस नहीं करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, उतना बड़ा मसला नहीं है, 5-10 मिनट इसको लगेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये हम कल डिस्कस। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट का, इसको अच्छे से समझे। देखिए लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट का मीनिंग क्या है ये चीज, इसको हम डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्या दूंगा, थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, उससे क्या होगा, उसको यानी हम एक्चुअली उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम हीट एनर्जी किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं, किसी सबस्टेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, उसमें जो मोशन है वो मोशन बढ़ जाते हैं, मोशन बढ़ जाते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। वो क्यों होते हैं कंटिन्यूअस मोशन, सॉरी कंटिन्यूअस मोशन में अगर वो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उनको फर्दर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, उससे उनकी जो मोशन है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पे समझिए, सपोज ये मेरे पास आइस है, ये मेरे पास ये एक बोतल है या ये एक बीकर है, बीकर में आइस है, बीकर में आइस है। आइस किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट एनर्जी मैंने इसको नीचे से प्रोवाइड की। क्या की, हीट एनर्जी। यानी मैंने एक बीकर में या मैंने एक बोतल में, गिलास की बोतल में, गिलास के बीकर में मैंने आइस लिया, मैंने आइस लिया। आइस इज इन विच फॉर्म, आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉरी आइस इज इन सॉलिड फॉर्म, आइस इज इन सॉलिड फॉर्म। अब मैंने नीचे से क्या किया, मैंने इसको नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने इसको नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड की, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी हीट एनर्जी में इसको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो आइस जो है, आइस को क्या होगा,
आइस को क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाए, आइस को क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आप जो पॉइंट जो जिससे आपको ये लैटेंट हीट जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिए मैंने एक बोतल में आइस लिया या किसी कंटेनर, किसी भी कंटेनर में जिसको हम हीट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से मैंने इसको हीट किया, उससे क्या होगा, उससे मेरा जो ये आइस है जो इसमें कंटेनर में आइस था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर मैं फिर से कंटिन्यूअसली इसको हीट देता रहूं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो लिक्विड, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है, सपोज जब मैंने ये आइस निकाला था, रेफ्रिजरेटर से मैंने ये आइस निकाला था, इसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं, क्योंकि आइस किस फॉर्म में होता है उसका टेम्परेचर कितना कम होता है, बिलो जीरो से कम होता है उसका टेम्परेचर। जीरो जो होता है, जीरो होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री पे जो ये आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसीलिए जब आइस फ्रीजड फॉर्म में होगा, जब आइस फ्रीजड यानी जब वाटर फ्रीजड फॉर्म में होगा, जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, 0 से कम होगा। मान के चलते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इस आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के इस बोतल में रखा, अभी मैंने हीट प्रोवाइड इसको नहीं की, अभी मैंने हीट इसको नहीं दी, बस सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इस बीकर में इस आइस को ट्रांसफर किया, जो कहां पे था, जो रेफ्रिजरेटर में था। टेम्परेचर कितना है, मैंने थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया, -3 डिग्री। थर्मोमीटर से जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो कितना टेम्परेचर कितना था, -3 डिग्री, कितना था, -3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं, मैंने इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की, मैंने इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की। अब क्या होगा, अभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है, ये हम किससे मेजर करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। कल थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स क्या, वो कल के टॉपिक में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जब आइस को मैंने बीकर में डाला, बीकर में डालने के बाद मैंने उस टाइम पहले नोट डाउन किया, मैंने नोट डाउन किया, ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे क्या करना है, अब मैं उसको हीट देना प्रोवाइड करूंगा, हीट देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब अभी ये था -3 डिग्री, अभी ये था -3, सपोज 2 मिनट 3-4 मिनट के बाद इसका जो टेम्परेचर मैंने देखा वो कितना था, कितना होगा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा -3 डिग्री से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कितना हो सकता है, -2, -4 नहीं होगा, ठीक है। -4 में ये आपने टेम्परेचर स्केल वगैरह आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद फिर से मैंने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर कितना हुआ, -1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर फिर से मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया, कितना होगा टेम्परेचर, 0 डिग्री। उसके बाद फिर से मैंने टेम्परेचर चेक किया, कितना होगा टेम्परेचर, कितना होगा, 1 डिग्री, कितना होगा। यही सबसे मोस्ट कॉमनली कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स में है वो यही है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इस लेटेंट हीट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर जब मैं हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली इसको प्रोवाइड करूंगा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्रॉम -डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहां तक तो टेम्परेचर ये हमने देख लिया, इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे या चेक कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। हमें पता चल रहा था कि हाँ, नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब कहां तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप देखोगे 5 मिनट 10 मिनट के बाद वहां पे आपको
टेम्परेचर change यानी इंक्रीज टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर चेंज वहां पे नहीं होगी। टेम्परेचर यानी हमारी जो इन्फ्रेंस है, हमारी इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो वो हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होना चाहिए, जिससे ये होना चाहिए था कि टेम्परेचर को इंक्रीज होना था, लेकिन वो टेम्परेचर हमें टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे नहीं होता है। तो एक्चुअल में वो हीट एनर्जी कहां चली जाती है, वो हीट एनर्जी कहां चली जाती है, उसी हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट। लेटेंट का मीनिंग होता है यानी हिडन। क्या होता है? हिडन। हिडन हीट, हिडन हीट। तो हिडन हीट, अब ये जो हीट एनर्जी इसको मैं प्रोवाइड करता हूं, ये एक्चुअल में कहां चली जाती है, ये एक्चुअल में कहां चली जाती है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां तक समझ आया? ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था? फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा था कि ये जो मैटर है या कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में वो कन्वर्ट जब होता है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। सपोज लिक्विड से कन्वर्ट करना होगा गैस, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या कर सकते हैं? मेल्टिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो क्या क्या है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर सकते हैं? इवापोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जो आइस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में या यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनका हर किसी का 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये पेन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ये बोर्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। इसी तरह से जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। लेकिन यहाँ पे सिंपली अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे वाटर के एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर के एग्जांपल। ये थोड़ा इजी होता है समझना, इसीलिए हम इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब मैंने -3 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए, -3 डिग्री से लेके -3 डिग्री के बाद -2, -1, 0 डिग्री, यहां तक तो मैं मतलब रीड कर सकता हूं, यहां तक तो मैं रीड कर सकता हूं, मुझे मतलब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो थर्मोमीटर जो मैंने इसमें डिप किया हुआ है, उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। व्हाई देयर इज चेंज इन टेम्परेचर? बिकॉज आई एम providing the heat energy, I am providing the heat energy। जब मैं हीट एनर्जी को प्रोवाइड करता हूं, वहां पे होता क्या है एक्चुअली, वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है, उनको क्या होता है? दे गेन काइनेटिक एनर्जी, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है, उसी से एक्चुअली में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मोशन में होना स्टार्ट होते हैं, वो लंबी कहानी है, वो कभी और हम डिस्कस कर लेंगे। यहां तक बात समझ आई? 0 डिग्री के बाद मैंने आपको बोला था कि 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद हमें टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलती है, हमें टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलता। हमारे इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फिर से चेंज हो जाना चाहिए। 2 मिनट के बाद जब हम फिर से इसको चेक करेंगे, वहां पे टेम्परेचर मुझे कितना मिलना चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब कितने टाइम तक ये टेम्परेचर चेंज हमें वहां पे ऑब्जर्व नहीं होगी? सपोज 0 डिग्री के बाद अब कितने टाइम तक ये टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी, यही आपको यहाँ पे समझना है। ये मैंने किस आइस लिया था, इस बोतल में मैंने आइस लिया था, नीचे से इसको मैंने हीट प्रोवाइड की थी, टेम्परेचर यहाँ पे चेक कर रहा था। जब 0 डिग्री पे हम पहुंचे, 0 डिग्री पे पहुंचने के बाद वहां पे कोई टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं। लेकिन कब तक ये चलेगा? ये कब तक ऐसा ही रहेगा? कांस्टेंट कब तक रहेगा? ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ना इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, जब तक ना इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब तक ना ये सॉलिड आइस किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। जब तक नहीं पूरा सॉलिड आइस जितना भी इसमें है, जब तक नहीं
पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब तक हमें टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलेगी। जब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री के बाद सपोज कीजिए ये पूरा जो ये सॉलिड आइस है ये पूरा लिक्विफाई हो गया। क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मींस कि पूरा आइस जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो, मींस कि वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा। ये देखिए अब ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे थर्मोमीटर है। अब टेम्परेचर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 5, 10, 11, 30, 90, 100, कितना 100। अब हम टेम्परेचर को जब हम मेजर करते रहेंगे, कितने डिग्री तक हमें टेम्परेचर वहां पे चेंज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, 100 डिग्री तक, 100 डिग्री तक। जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद जब आप फिर से देखोगे वहां पे 101, 102 टेम्परेचर वो हमें वो ऑब्जर्व नहीं, मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। एग्जैक्टली, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री। क्या है, 100 डिग्री। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री पे 0 डिग्री तक हमें दिख रहा था कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारी हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कब तक इंक्रीज होगा, जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जब रीच होगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद फिर तब तक हमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं देखने को मिलेगी, जब तक नहीं ये पूरा जो सॉलिड इसमें ये आइस है ये कन्वर्ट किस में ना हो जाए, ये लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये था सॉलिड, ये सॉलिड जब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक इस टाइम के बीच में हमें कोई भी टेम्परेचर यानी चेंज वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 40, 90, फाइनली कितना 100 डिग्री। 100 डिग्री पे जब ये चला जाएगा, उसके बाद फिर हमें टेम्परेचर इंक्रीज वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। कब तक देखने को नहीं मिलेगा, जब तक ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में जब तक नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक हमें टेम्परेचर इंक्रीज वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये जो यहां से 0 डिग्री से 100 डिग्री, ये जो कांस्टेंट था, ये 0 डिग्री पे जब तक नहीं ये पूरा सॉलिड आइस जो कन्वर्ट किस में नहीं होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक टेम्परेचर हमें टेम्परेचर इंक्रीज वहां पे देखने को नहीं मिलता है। यहां पे थोड़ा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये सॉलिड फॉर्म में था, नीचे से हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब कहां तक पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट तक, 0 डिग्री तक पहुंच गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम नीचे से कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, हीट को हमने स्टॉप नहीं किया, वो हम कंटिन्यूअसली हम दे रहे हैं। हमारे इन्फ्रेंस के मुताबिक जो हमारा दिमाग जो कह रहा है, वो यही कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कंटिन्यूअसली होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हीट एक्चुअल में कहां चली जाती है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट। लेटेंट हीट या हिडन हीट वो कहां पे इस्तेमाल होती है, ये देखिए, ये जो सॉलिड फॉर्म में था, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या है, टाइटली पैकेड है। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग है। इसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी जब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाए। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो हीट हमें यूज होती है, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हीट कहां पे छुपती है, ये हीट कहां पे इस्तेमाल होती है, ये हीट यूज होती है ये इस सबस्टेंस में या इस मैटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनको ब्रेक करने की, बाकी डेफिनेशन वगैरह इसकी वो आपकी बुक में दी हुई है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा। मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक मैंने आपको समझाया। ठीक है, समझ आई ये बात।
लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट कहां पे छुपती है? लेटेंट हीट कहां पे इस्तेमाल होती है? लेटेंट हीट यूज होती है जो ये इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में। जब इसका इंटरमोलिकुलर, जब ये सॉलिड आइस था, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो ब्रेक हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तभी जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। फिर और ज्यादा हीट हम प्रोवाइड करते हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा है जब उसके पार्टिकल वो पूरा का पूरा उसका जो क्या कहते हैं उसको, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वो मतलब ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म है, ठीक है। ये सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, सिंपल से एक्सप्लेनेशन किसके है? लेटेंट हीट की, ठीक है। अब थोड़ा इसको ग्राफिकली देखेंगे, इसी के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए ये यहां पे ये याद रखना कि हीट किस में कन्वर्ट यूज होती है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। किसमें? फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इसके अपोजिट में देखिए, अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वो स्ट्रांग होता जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है? आपको बस याद रखना है कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या है और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहेंगी तो आपको बाकी जितने भी सब्सिक्वेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इजी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी सॉलिड्स हमारे पास है हमारे सराउंडिंग में, उनका ना तो सेम बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, ना तो उनका सेम मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। सपोज वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 से ज्यादा, ठीक है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन वाटर की एग्जांपल हम इसी लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, खुद की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझना इजी हो जाए, इसलिए वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। टेम्परेचर, हीट, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पहले कितना टेम्परेचर था वाटर का? कितना टेम्परेचर था? -3। कितना टेम्परेचर था? -3 डिग्री सेल्सियस, -3। उसके बाद कितना? -2। 0 है। उसके बाद कितना? 100 डिग्री। 100 डिग्री। देखिए जब मैंने ये जो आइस है, आइस को किस में डाला था? बीकर में डाला था। उस वक्त उसका टेम्परेचर, मैंने अभी हीट वगैरह इसको नहीं दी थी, ठीक है। हीट वगैरह उसको नहीं दी थी। टेम्परेचर जब मैंने चेक किया, मॉनिटर किया, कितना था? -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -3 डिग्री। अब मैं इसको कंटिन्यूअसली नीचे से इसको क्या करता हूं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहां से टेम्परेचर, यहां से हीट, यानी हीट को मैं इंक्रीज करता हूं, हीट को यहां से कंटिन्यूअसली देता हूं, यहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, अभी जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है? इवन दो कि मैं टेम्परेचर हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, लेकिन इसका टेम्परेचर फिर भी इंक्रीज नहीं होता है। इसका टेम्परेचर फिर भी इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 0 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद फिर से क्या होगा? टेम्परेचर जब क्या होगा? जब मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब मेल्टिंग कंप्लीट, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। किसकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब सारे पार्टिकल इसके जो है इस आइस के जो सॉलिड फॉर्म में था, जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, उसके बाद फिर टेम्परेचर फिर से इंक्रीज स्टार्ट होगा। ये 0 डिग्री है, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हो गई, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितना होगा टेम्परेचर इंक्रीज? 100 डिग्री। 100 डिग्री पे फिर से क्या होगा? उसके बाद टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट अगेन। उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। हीट एनर्जी को मैं जब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, उससे क्या होता है? उससे टेम्परेचर
इंक्रीज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, मैंने क्या आपको बोला था कि -3 डिग्री था पहले टेम्परेचर, मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर बढ़ जाएगा -2 डिग्री, उसके बाद -1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। यहाँ पे आप मैंने -2 -3 -1 वो मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, जो मेन पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है मैंने वही लिखा। 3 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर, उसके बाद 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद ये यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या? इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब ऐसी लाइन होगी, अब इससे क्या पता चलता है कि हीट एनर्जी, इवन दो आई एम अप्लाइंग द हीट एनर्जी, बट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री से यहां तक जब मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर से टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये किस फॉर्म में था? आइस। अब ये किस फॉर्म में है? वाटर। उसके बाद गैस। ये आइस की फॉर्म में है, टेम्परेचर मैंने इसको दिया, मेल्टिंग हो गई, मेल्टिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? कहां तक बढ़ जाएगा? ये यहां तक 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर हम टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वहां पे 101 102 वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कब तक नहीं होगा? जब तक नहीं पूरा वाटर किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ठीक है, अब फिर से इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। हीट एनर्जी, यहां से हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहां से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले जब मैंने किसको लिया? आइस को लिया, उसका टेम्परेचर कितना था? -3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट की। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा? इधर देखो, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। कब तक इंक्रीज हो? जब तक ना उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब तक ना उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? अब उस कांस्टेंट रहेगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री कांस्टेंट। कब तक रहेगा? जब तक वहां पे कंप्लीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? ये जो सॉलिड था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट होगा या वाटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज स्टार्ट हुआ होगा। कब तक इंक्रीज हो जाएगा? जब तक ना 100 डिग्री सेल्सियस रीच होगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? इस टेम्परेचर पे फिर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। कब तक रहेगी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन? जब तक ना पूरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ये हो गया इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट पे यहां पे क्या है? अब देखिए, लेटेंट हीट आपको अच्छे से समझ आया, आई होप। अब देखिए, ये जो सॉलिड है, सॉलिड को पहले टाइम देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, जल्दी सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें? देखिए, सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। जो मैं लेटेंट हीट आपको समझा रहा था। देखिए, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कितनी पहले यहां पे सिंपल सी डेफिनेशन दूंगा। लेटेंट हीट, इट इज द एनर्जी, इट is the heat which is absorbed by the substance, and is used in the phase transformation, ये वो हीट है जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए एब्जॉर्ब करता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एब्जॉर्ब। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? मैंने आपको बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, वो ब्रेक करने के लिए जो हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट। अब लेटेंट हीट दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के? 2 टाइप। एक है हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ, one is latent heat of fusion, another one is latent heat of वेपोराइजेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा LHF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड इज LHV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में सॉलिड मेल्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में। वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड
evaporate होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Gas. गैस में, ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, किसके लिए चाहिए? टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. देखिए सिंपली क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस ट्रायंगल यानी जिसको हम डेल्टा बोलते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू व्हाट? इनटू लिक्विड सिंपल टर्म्स में इसको समझाऊंगा. कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए सॉलिड के 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करने में? किस में कन्वर्ट करने में? लिक्विड में. उसी एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. कितनी हीट हमें चाहिए? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर into gas at atmospheric pressure, ठीक है. at atmospheric pressure सिंपली यहां पे आप देखिए 1 kg of water into gas, ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा? सपोज मेरे पास 2 सॉलिड है, मेरे पास आयरन है, मेरे पास स्टील है. अगर मुझे बोलना है कि आयरन का लेटेंट हीट कितना है, और अगर मैं बोलूं कि स्टील का लेटेंट हीट कितना है, ठीक है. कैसे मुझे पता चलेगा? सिंपली आई विल टेक 1 किलोग्राम ऑफ आयरन, एंड आई विल टेक 1 किलोग्राम ऑफ स्टील, पहले मैं देखूंगा कि आयरन को कन्वर्ट करने में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में मुझे कितने एक केजी आई विल टेक 1 केजी ऑफ आयरन. सपोज ये 1 केजी है, 1 किलोग्राम है आयरन का, 1 किलोग्राम. इसको मैं ले लूं, इसको मैं हीट करता रहूं जब तक ये पूरा 1 केजी कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें? लिक्विड में. कितनी एनर्जी मुझे उसके लिए मैंने यूज की, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आयरन. कितनी होती है ये एनर्जी हम किस में मेजर करते हैं? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल. कितनी जूल एनर्जी मुझे इसके लिए जरूरत है, वो मुझे पता चलेगा, ठीक है. अब मुझे स्टील का अगर बोलना होगा कि स्टील का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, उसके लिए मैं क्या करूं? आई विल टेक 1 kg ऑफ स्टील एंड विल कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड. The amount of energy which will be used in that process, that is called the latent heat of fusion for steel. इसी तरह से वेपराइजेशन. सपोज अगर मुझे वाटर का बोलना होगा कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, मैं वाटर को लूंगा, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है उसको क्या करूं? उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड. लेकिन कितना वाटर मुझे लेना है? 1 kg वाटर. कितना वाटर? 1 kg वाटर. जो हमने यहाँ पे डिफिनेशन में देखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ solid into liquid at atmospheric pressure. That is called as latent heat of fusion. But the latent heat of vaporization is that it is the amount of heat energy. Required to convert 1 kg of liquid into 1 kg of water into gaseous form at atmospheric pressure. ये था सारा कुछ. लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह, वो सारा कुछ क्या है ये हमने इसमें डिस्कस किया. आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है. कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स. अगर टाइम बचा तो फिर इवापोरेशन को डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. थैंक यू.